हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमारा जो रिसेंट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आइसोस्टेसी की थ्योरी जो है वो अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अपने अकॉर्डिंग बताई और हमें समझाया कि आइसोस्टेसी होता क्या है और इस फिनोमिना को थोड़ा इवॉल्व करके बताया जिसे हमने डिटेल में भी पढ़ा। तो रिसेंट लेक्चर में ये हुआ था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मैटर नहीं, मतलब नहीं आते। वो रिटर्न के अंदर कुछ पूछता नहीं है आपसे सोलर सिस्टम के बारे में बताइए, ऐसा कुछ नहीं आता रिटर्न में। लेकिन जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं उसमें इससे रिलेटेड फैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि अर्थ जो है वो कैसे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, या मार्स जो है उसके कितने मून है भी या नहीं है, सबसे ज्यादा मून किसके हैं, एस्ट्रॉइड क्या है, मिटियोर क्या है, मिटेरॉइड्स क्या है, ऐसा कुछ भी इस तरह से रिलेटेड जो है वो थोड़े बहुत फैक्ट पूछ लेता है। तो हमें क्या है, सोलर सिस्टम का बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो आज वाली क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा सोलर सिस्टम। और अगर ये टॉपिक हमारा जल्दी कवर हो जाता है आज की क्लास में तो हम इसी के आगे स्टार्ट कर लेंगे ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड। लेकिन वो देखते हैं, अगर मान लीजिए कंप्लीट हो गया अभी तब तो ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज सोलर सिस्टम जो है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। तो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर सिस्टम को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले आपको एक यूनिवर्स का आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो इस आइडिया को हम देखते हैं एक फोटो के थ्रू। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यूनिवर्स की एक फोटो है ना, हमने ली नहीं है लेकिन ये एक फोटो है जो आइडिया बता रहा है आपको कि यूनिवर्स कितना बिग है, कितना बड़ा है ये जो फोटो है देखो, इसमें भी आपको एक चीज दिखेगी, लिखा हुआ है यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं। लेकिन ये जो फोटो आपको दिख रही है ये है मिल्की वे गैलेक्सी की। किसकी फोटो है ये? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? ये हमारी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी बनती कहाँ से है? तो बहुत सारे जो सन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब सन जिसको हम स्टार कहते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना इस चैप्टर में कि जब जो सन होते हैं वही क्या होते हैं, आपके स्टार होते हैं। ये सेम बात है, बस सन है तो हम उसको, वो नजदीक है तो उसको हम सन कहते हैं। अदरवाइज जितने भी ये सन है, मतलब जितने भी स्टार है वो एक्चुअल में सारे क्या है, सन ही होते हैं। तो जितने भी ये सारे स्टार दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं ये सारे सन है। इनमें से हमारा भी एक सन यहाँ पर है जो कि हमारा स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारा। और ये जो सन है इसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हो आप कि बहुत बड़ी एक हमारा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी दिखाई दे रही है। और ये गैलेक्सी भी एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है, हमें नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है। हम तो कहते हैं यूनिवर्स इतना बिग है कि, कैसे लिखें देखो इसको, इसको लिखते हैं हम कि यूनिवर्स जो है, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी आपको क्या मिलेगी, गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के अंदर आपको मिलेगा आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब जहां पर हमारा सन है, उस सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स। उन प्लैनेट्स के अंदर एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। उस अर्थ के ऊपर एक पीस ऑफ लैंड है जिसका नाम है, या हम कहते हैं उस अर्थ के ऊपर आपको मोस्टली तो आपको वाटर मिलता है, ओशन मिलता है अप्रोक्स 70%। लेकिन 30% के अप्रोक्स आपको क्या भी देखने को मिलती है, लैंड। उस लैंड के ऊपर आपको देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एशिया। एशिया के ऊपर आपको एक कंट्री दिखती है जिसका नाम क्या है, इंडिया। और इस इंडिया में फिर बहुत सारी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको, मान लीजिए अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी सिटी है, गांव में रहते हैं तो आपका विलेज है। उस सिटी और विलेज के अंदर फिर क्या है, आपकी अपनी गली है। उस, या जो सिटी होती है उस सिटी में भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है आपका, उस एरिया के अंदर आपकी कोई गली होती है, उस गली में आपका घर होता है, उस घर में आप रह रहे होते हैं। तो मतलब ये अगर आप चलाते जाओगे तो बहुत आगे तक चल जाता है। लेकिन हम, इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, कितना बिग है वो। तो यूनिवर्स हमें दिखता है और यूनिवर्स
वो हम मतलब वैसे हम इस फोटो में तो देख रहे हैं, लेकिन ये भी पूरी फोटो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, लेकिन हम जो फोटो देख रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही गैलेक्सी हमको दिख रही है, जो कि हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में मैंने बताया यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक सन होता है सेंटर में, और उसके अराउंड प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और उसी को हम हमारा सोलर सिस्टम कहते हैं। तो देखो एक लाइन है यहाँ पे, और सोलर सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टार्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे स्टार दिख रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, इसी का एक पार्ट है ना। मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है, मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है, उसका एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। और कह रहा है इट कंटेन्स मोर देन थाउजेंड मिलियन स्टार्स। और इस गैलेक्सी के अंदर ही आपको कितने मिल जाएंगे, 1000 मिलियन स्टार्स मिल जाएंगे। जब इसमें ही आपको करोड़ों स्टार्स मिल रहे हैं, तो सोचिए फिर यूनिवर्स में क्या होगा। और करोड़ करोड़ों जो स्टार्स हैं उसमें एक स्टार हमारा सन है, और उस सन से सोलर सिस्टम बना हुआ है। हम उस सोलर सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। आपको आइडिया हो चुका है कि कितना बिग है ये जो यूनिवर्स है। लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पे मुद्दा है, वो मुद्दा है सोलर सिस्टम को समझने का। तो सोलर सिस्टम के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बताया सन है सेंटर में, और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते चले जा रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इनमें कितने प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स जो हैं, और बात आती है कि हम प्लैनेट्स कहते कि नहीं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो, प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे 8 प्लैनेट्स को देखा। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमने किसको लीव कर दिया यहाँ पे, प्लूटो को। प्लूटो को इसलिए लीव करा क्योंकि अब ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, अब ये डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है ना। आपने भी सुना होगा, अगर आप थोड़ा सा भी करंट वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, तो उसमें तो पहले ये बात हो चुकी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं, 8। और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन कितना है, या उसमें स्टार कितने हैं। तो आप कहते हो सर स्टार हो या सन, बात एक ही है, और वो कितने हैं यहाँ पे, एक। तो एक सन है, उसके अराउंड जो है 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। उन 8 प्लैनेट्स में देखो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग के 4 जो प्लैनेट्स हैं उन्हें अलग रखते हैं, और बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें अलग रखते हैं। क्यों हम इन्हें अलग कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम अलग नहीं कर रहे हैं, इनको नेचर ने अलग कर दिया। किसके थ्रू अलग करा है, एस्ट्रॉइड्स के थ्रू अलग करा है। कैसे, कि सर मरकरी आ गया, फिर उसके बाद में वीनस आता है, फिर उसके बाद में अर्थ आता है, अर्थ के बाद में मार्स आता है, मार्स के बाद में जुपिटर आता है। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में आपको क्या दिखता है, एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट दिखाई देता है। ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो होता क्या है, एक संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या नाम है इस संस्थान का, या इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और इनका जो मेन, इनको जो काम मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है कि जो भी यूनिवर्स के अंदर चीजें हैं उनका नाम देना, उनको क्या किसका क्या नाम है क्या नहीं है, कौन प्लैनेट्स होते हैं ये आइडेंटिफाई करना, कौन एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें ये डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं हमें। तो ऐसे ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या कहा, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। तो इन्होंने बताया एस्ट्रॉइड वो होते हैं बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े रॉक के पीसेस, ठीक है। लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं होते कि वो किसकी कैटेगरी में आ जाए, प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ जाए, ओके। और वो तो प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे नहीं, तो अब हम उन्हें क्या नाम दे, भाई उनकी साइज भी बड़ी है, और प्लैनेट्स की कैटेगरी में भी नहीं आ पा रही क्योंकि प्लैनेट्स से छोटे हैं, तो अब उनको क्या नाम दे। तो हम उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या कहते हैं उन्हें, एस्ट्रॉइड। और एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे एस्ट्रॉइड्स भी रिवॉल्व करते हैं। और कुछ एस्ट्रॉइड तो बहुत बड़े भी है, देखेंगे हम आगे। तो आपने कहा सर मरकरी रिवॉल्व कर रहा है, वीनस कर रहा है, अर्थ कर रहा है, मार्स कर रहा है, एस्ट्रॉइड भी कर रहे हैं। और इसके आगे फिर हमें अलग कहानी देखने को मिलती है जिसमें है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये भी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये भी घूमते हैं। और मेन चीज क्या है, आप इजीली कैसे याद रख सकते हैं, कि जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करती है सारी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हो गया, ये सब इधर जाएंगे यूं, मतलब ये सैटर्न जो है ये इधर जाएगा और घूम के फिर दोबारा इधर से इधर आएगा। ऐसी होती है एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज ये सारे जितने भी आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, और ये जो एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं ये भी सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया। सर इनको डिवाइड तो आपने कहा कि एस्ट्रॉइड के बेसिस पे हमने कर दिया कि एस्ट्रॉइड से आगे वाले और एस्ट्रॉइड के पीछे वाले, और भी कोई तरीके इनको डिवाइड करने के है? एक और तरीका, एस्ट्रॉइड के आगे वाले जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ये सॉलिड के अंदर है सारे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों जो हैं ये किसमें मिलेंगे आपको? सॉलिड के अंदर, ठीक है। इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जहां पे लैंड मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर बात करते हैं जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की, तो इन्हें कहा जाता है गैसियस प्लैनेट्स। क्या कहते हैं इन्हें? गैसियस प्लैनेट्स, क्योंकि गैस से बने हुए हैं। जिसमें मेनली और मेजरली अगर हम बात करें तो जुपिटर और सैटर्न तो कहीं से हैं? गैस से ही बने हुए हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ गैस का ही मतलब एक तरह से जो गैस होती है उसकी गोले हैं ये, ठीक है। तो बस ये इस तरह से है। बात करें अगर यूरेनस नेपच्यून की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोल्ड वगैरह भी देखने को मिलता है, ठंड देखने को मिलती है। तो जो गैसेज होती है वो क्या रहती है? जमी हुई रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है यूरेनस और नेपच्यून में। लेकिन जो जुपिटर और सैटर्न है ये तो प्योरली क्या है? आपके गैसियस प्लैनेट्स हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस यही है कि पीछे वाले जो चारों हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, जिन्हें जो ये जोवाइन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और आगे वाले जो हैं ये चारों कौन से हैं? आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और इनमें अपनी चीजें आके डिटेल में देखेंगे, सबके बारे में पढ़ते चले जाते हैं कि सब में क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, इनका जो रिवॉल्यूशन होता है, अभी मैंने बताया, इनका जो रिवॉल्यूशन है वो कैसा रहता है? एंटी क्लॉकवाइज। सर ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे घूमेंगे, इजी है, सारे ऐसे घूमेंगे, इजी है। लेकिन एक जो और अच्छी चीज है समझने वाली, हमें पता है कि सर ये रिवॉल्व तो करते ही है, अर्थ जो है सन के अराउंड तो घूम रही है, पर अपनी जगह पे भी क्या करती है? वो रोटेट करती है। अपनी जगह पे क्या करेगी? रोटेट करती है। अब रोटेट करती है तो रोटेट का हमें पता है कि सर जो अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। ओके, किधर से किधर की तरफ जाती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। अब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो कोई अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट होता, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मुझे मिला भी, तो ये अर्थ, अपन इसको अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है। अर्थ में हमें पता है कि सर इधर की तरफ वेस्ट है, आपको दिख रहा है ये? आपको दिख रहा नहीं होगा लेकिन चलिए मैं बताता हूँ, देखो, विजिबल। सर इधर की तरफ वेस्ट है और उधर की तरफ क्या है? ईस्ट। और हमारी अर्थ जो है वेस्ट से किधर की तरफ जाती है? ईस्ट की तरफ। मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करने लगी करने लगी, वेस्ट से किधर जा रही है? ईस्ट। और रोटेट करते करते जब आप इसे ऊपर से देखेंगे नॉर्थ पोल से, तो ये रोटेट करते करते आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब ये ऐसे अगर रोटेट कर रही है तो बताओ ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है? ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो हम कह देते हैं कि सर जो अर्थ है, अगर हम उसे नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें कैसे डायरेक्शन में दिखाई देती है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हुई दिखाई देती है। तो हमने कहा रिवॉल्यूशन तो सबका एंटी क्लॉकवाइज है, पर रोटेशन की बात करें तो जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको भी इजी बनाने के लिए अगर मैं कह दूं कि हमारा मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, ये सभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपनी जगह पे। सबका मतलब रोटेशन अर्थ के जैसा ही है, एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ दो का नहीं है, दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और उनका आपको नाम याद रखना है, स्पेशल है वो। कौन कौन? एक तो सर वीनस है और एक यूरेनस है। तो दो का हम नाम याद रखेंगे जो अपनी ही जगह पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जो कौन कौन है? एक तो यूरेनस है और एक कौन है? आपका वीनस है। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में मैं कह रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो फैक्चुअल बेस पे ही बनता है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं यहाँ पे। और एक चीज, एस्ट्रॉइड के बाद में जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो मैंने कहा डॉर्फ प्लैनेट है। प्लूटो के अक्सर आगे क्या मिलेगा? तो वहां पे दोबारा फिर आपको एक बेल्ट दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं कुइपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कुइपर बेल्ट कहते हैं। यहाँ भी आपको एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह या इस तरह की चीजें दिखती है, लेकिन वहां पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं इसे, प्लैनेट नहीं है।
अगर प्लेनेट में आप कहोगे कुइपर बेल्ट में प्लैनेट्स हैं क्या, तो फिर वो प्लैनेट कौन से वाले प्लैनेट हो जाते हैं फिर आपके ड्वार्फ प्लैनेट। तो जैसे प्लूटो है, प्लूटो कुइपर बेल्ट का पार्ट हो रहा है क्योंकि ये किसके अंदर आ चुका है, ड्वार्फ प्लैनेट में आ चुका है। तो सबसे एंड में आपको जो पार्टिकल्स या फिर जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी रॉक के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे आप किसके अंदर लिख देते हैं, कुइपर बेल्ट में लिख देते हैं। तो ये नेम याद रखना है आपको। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, ये आगे देखते हैं। तो स्टार्ट कर देखो, इसमें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सन के बारे में देखते हैं। कह रहा है सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो कौन है, सन है। पर बात आती है सर ये सन जो होता है ये इतना गर्म कैसे रहता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कोई भी चीज में से अगर एनर्जी निकलती है, जैसे सन में से हीट एनर्जी निकलती है, तो ऐसे हमारी जैसे फॉर एग्जांपल बाइक होती है, तो बाइक के इंजन को भी गर्म होना होता है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी उसको पेट्रोल देता है। सर जो घर में हीटर होता है वो उसको भी गर्म होना होता है, उसको जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। सर जो हमारी गैस है उसको इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा सिलेंडर होता है ना, खाना बनाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। मतलब हर चीज जिसको भी हीट चाहिए उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती है। तो सन को भी कहीं ना कहीं से क्या मिल रही होगी, एनर्जी, जिसकी वजह से उसमें से क्या निकल रही है, इतनी हीट निकलती है। वो एनर्जी आती कहाँ से, तो देखो सन में क्या रहता है, सन के अंदर एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसे कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, फ्यूजन। और फ्यूजन में होता क्या है, हाइड्रोजन जो होता है, जो हाइड्रोजन होता है कि दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं और पास आके एक बड़ा एटम क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं हीलियम का एटम। किसका एटम, हीलियम का। हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। पर जब ये एक बड़ा एटम बनता है तो इसके साथ में रिलीज होती है सर बहुत सारी एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी हो जाती है आपकी, हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी से की वजह से सन इतना गर्म रहता है। तब सर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एक तरह से फ्यूल का काम कर रहा है, वो इसको इतनी सारी एनर्जी देता है। हाँ, तो हाइड्रोजन मिक्स होती रहेंगी और क्या बनाती रहेंगी, ये हीलियम बनाती रहेगी और साथ में क्या रिलीज करती रहेगी, एनर्जी। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने 1 3 लिखा या 1 2 लिखा, तो ये जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे क्योंकि क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ये आपको बस ये याद रखना है फ्यूजन क्या प्रोसेस होता है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हीलियम गैस बनाते हैं। और साथ में कौन सी क्या रिलीज करते हैं, वो हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। सर अगर हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूल का काम कर रहा है तो ये हाइड्रोजन आ रही कहाँ से है, तो ये हाइड्रोजन स्टार्टिंग से सन में मतलब प्रेजेंट है, और ये इसको कंज्यूम करता जा रहा है, इसको यूज में लेता चला जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। अब सर सारी हाइड्रोजन खत्म कब होगी, ये थोड़ा सा आइडिया दो ना। तो ये खत्म होगी 5 बिलियन ईयर्स बाद में। 5 बिलियन ईयर्स, मतलब हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम टेंशन ले रहे हो कि खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा, नहीं लेनी हमको टेंशन। तब तक कुछ बचेगा नहीं बचेगा हमें नहीं पता। 5 बिलियन ईयर्स की बाद में ये जाके सन की एनर्जी है वो खत्म होगी, ये हीट एनर्जी खत्म होगी। फिर उस सन का क्या होगा, सन जो है वो बन जाएगा रेड जाइंट। क्या बन जाएगा वो, रेड जाइंट। जाइंट मतलब बहुत बड़ा, एक रेड कलर का वो, जैसे अभी सन की शेप है ऐसे बहुत बड़ी शेप हो जाएगी और रेड कलर का हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि उसमें अब एनर्जी जो है वो बनना बंद हो चुकी है। तो ये क्या होगा, अब ये फिजिक्स है थोड़ी सी कि वो उसकी वजह से उसकी साइज बढ़ने लगती है, मतलब यहाँ पे जब जैसे रिएक्शन रुकेगी फ्यूजन वाली उसकी साइज बढ़ने लगेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो सकता है कि अपने पास वाले मरकरी वीनस को अपने अंदर ले ले, अर्थ को भी अपने अंदर ले ले, इतना बड़ा हो जाएगा ये। और बड़ा हो जब इसकी साइज इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी जो लेयर्स हैं वो टूटेंगी। तो हम कह देते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, शेड हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, शेड। लेयर्स इसकी शेड हो गई, टूटेगी। टूटने के बाद में फिर इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी। और छोटी होने के बाद में क्या इसमें से अब भी हीट निकलेगी, नहीं सर हीट तो नहीं निकलेगी क्योंकि हीट तो इसकी खत्म हो चुकी। तो फिर ही क्या बन जाएगा, एक वाइट ड्वार्फ स्टार। तो सन जो है हमारे आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद क्या बन जाएगा, एक वाइट डॉर्फ स्टार। ये वाइट डॉर्फ स्टार क्या होता है सर, तो मैंने बताया रेड जाइंट जब इतना बड़ा हो जाएगा तो वो टूटने लगेगा उसके, है ना, तो जैसे टूटेगा तो उसका मास कम, साइज क्या हो जाएगी, छोटी। वो जो छोटी साइज का स्टार है उसे हम व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। क्यों व्हाइट डॉर्फ कहते हैं, क्योंकि उसमें से कोई भी एनर्जी नहीं बनेगी। अब वो क्या होएगा,
उल्टा काम हो जाएगा, पहले उसमें से हीट निकलती थी, अब वो ठंडा होना स्टार्ट होएगा, और ठंडा होते होते क्योंकि उसमें से हीट निकलती चली जाएगी, वो ठंडा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और एक टाइम बाद फिर वो जो उसका फेज रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट डॉर्फ स्टार वाला फेज कहते हैं। तो ये आने वाला फ्यूचर है सन का, हमें मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर, तो मैं कहता हूँ बस ये व्हाइट डॉर्फ स्टार का मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि आने वाले टाइम में सन यही बनेगा, और ये होता क्या है, वो स्टार जो कि फिर ठंडा होएगा, है ना, उसमें से हीट निकलेगी नहीं, अब वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो हीट बन रही थी उसमें, अब नहीं बनेगी कोई हीट, तो टाइम के साथ में धीरे 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कूल डाउन होएगा। आगे इसमें कह रहा है कि सन के बारे में, सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है, देखो दोनों एटम फ्यूज करे और इन्होंने क्या बना लिया, हीलियम बना लिया, साथ में एनर्जी निकाल ली। लेकिन मेन बात क्या है सर, सोलर सिस्टम का 99.8% मास जो है वो सन में मिलता है, मतलब सन की साइज बता रहा है हमें कि पूरा सोलर सिस्टम जो हमारा है उसका इतना बड़ा मास है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा मास जो है वो 99.8% सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, सन के अंदर देखने को मिलता है। सन जो है हमें लाइट, हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पता भी हमें, क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है वही प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करके उसी एनर्जी से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, फिर उसे हम खाते हैं, जानवर खाते हैं, जानवर को हम खाते हैं, या हम वो जो फूड होता है उसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो अल्टीमेट सोर्स है हमारी एनर्जी का वो सन ही है, कि सन से जो लाइट आती है, सन से जो रेज आती हैं, सन से जो एनर्जी आती है, वही एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, वही जानवर कंज्यूम करता है। तो अगर सन नहीं होगा तो हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी का सोर्स नहीं रहेगा। इसलिए क्या होता है देखा करो, अगर कि जो रिलीजन है हमारा, रिलीजन उसके अंदर हम क्या करते हैं, सन की पूजा करते हैं। उसका कारण यही है कि क्योंकि वहां से हमें चीजें मिलती है, इतनी चीजें मिल रही है, इतनी एनर्जी मिल रही है, तो पूजा करना तो बनता है ना। तो जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। उसका कारण यही है कि ही इज द, जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी से इतनी एनर्जी आ रही है, लाइट आती है, मेन चीज लाइट भी आ रही है, जिसकी वजह से हमको सब कुछ दिखता है, एनर्जी आ रही है, आजकल हम उसकी एनर्जी को, सोलर एनर्जी से हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हर तरह से हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं उस एनर्जी को। आगे देखते हैं किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स के अंदर क्या कह रहा है ये, इसकी डेफिनेशन देखो। प्लैनेट जो होते हैं सेलेस्टियल बॉडी है, जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, और इनकी खुद की ग्रेविटी भी होती है, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी, हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ के चिपके रहते हैं, ऐसे हर प्लैनेट्स की ग्रेविटी होती है। और इनका क्या होता है, एक पाथ क्लियर होता है कि भाई इसी के अराउंड ये, जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के अराउंड ये घूम रहे हैं, तो इनका फिक्स है, अर्थ जो है वो अब इसी पाथ पे घूमेगी, ऐसा नहीं होगा कोई यूं घूम रही है सन के अराउंड, नहीं, उसका एक क्लियर पाथ है, और बस वो उसी पे क्या करती रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी। मेन चीज क्या है सर, ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनको स्टेटस कौन देता है कि ये प्लैनेट है, और किसने बेचारे प्लूटो को बाहर निकाल दिया कि तू प्लैनेट नहीं है, तू तो डॉर्फ प्लैनेट है। ऐसा करने वाले थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनकी जिम्मेदारी बताना कि कौन प्लैनेट है कौन नहीं है। लेकिन हमें पता लगा कि सर जैसे वो प्लूटो बाहर निकाला उसको, फिर हमको कितने प्लैनेट्स मिल गए, 8 प्लैनेट्स मिले, और 8 प्लैनेट्स को मैंने बताया आप 2 पार्ट में डिवाइड करके रखो। स्टार्टिंग वाले जो 4 है वो आपके कहलाएंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और पीछे वाले जो हैं उन्हें हम कहेंगे जोवियन या फिर गैस जाइंट या गैस प्लैनेट। रोटेशन रिवॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया कि किसका रोटेशन, रोटेशन जो होता है रिवॉल्यूशन में क्या है, मतलब कि रिवॉल्यूशन तो सबके सेम थे, सारे एंटी क्लॉकवाइज थे। रोटेशन में मैंने आपको बता दिया जो अर्थ का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा 6 प्लैनेट्स का तो इस तरह का ही है। लेकिन बचे हुए जो 2 प्लैनेट्स हैं, एक तो कौन सा, वीनस और एक यूरेनस, इनका जो रोटेशन है वो कैसा रहता है, क्लॉकवाइज रहता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेगा ये चीज, ये चीज वो एग्जाम में पूछ लेगा। स्टार्ट करते हैं, प्लैनेट्स को थोड़ा सा जानते हैं कि प्लैनेट्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ज्यादा मत पढ़ना इनके बारे में। कह रहा है प्लैनेट्स में सबसे नियरेस्ट, सबसे पहला कौन सा आता है, मर्क्यूरी आता है। मर्क्यूरी जो होता है वो क्लोजेस्ट टू द सन है। अब सन, सर अगर वो सन के सबसे नजदीक है तो फिर तो सबसे गर्म भी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि सन के सबसे नजदीक वाली चीज तो सबसे गर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि होता क्या है, कोई भी प्लेनेट गर्म क्यों रहता है, उसके गर्म होने का जो कारण होता है ना, वो एक गैस है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी गैस को हमने आजकल क्या नाम देने लग गए, हम इसे ग्रीन हाउस
गैस। इसे ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी अगर प्लेनेट है और उसकी मान लीजिए चारों तरफ ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्लेनेट की चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जैसे सन की कोई रे आती है, सन की कोई रे आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उस रे को आने देती है, मतलब उस हीट को, उस एनर्जी को आने देगी। लेकिन जैसे ही वो प्लेनेट के टकरा के वापस जा रही होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसे जाने नहीं देती और अपने एटमॉस्फेयर में रोक देती है, और फिर ये जो हीट है, जो एनर्जी है, यहीं रुकी रहेगी और एटमॉस्फेयर जो है उसको क्या करेगी, गर्म करेगी, क्योंकि हीट यहीं रह चुकी है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो उसकी वजह से जो प्लेनेट है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सर अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लेनेट गर्म रहे तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो अर्थ में तो है कार्बन डाइऑक्साइड, और अर्थ में तो हमको दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो जो सन से रेज आ रही है हीट वाली, वो तो अर्थ के अंदर ही रह जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हमारी जो अर्थ है वो भी गर्म होती चली जा रही है, क्योंकि सन की रेज यहीं रह जाती है अंदर। और वो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू है जिसको हम देखेंगे आगे, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन वो सारी चीजें। लेकिन अभी तो चलो हमको समझना है कि क्यों मरक्यूरी जो है सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि मरक्यूरी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसका कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यहाँ पे कोई गैस वगैरह ही नहीं है। अब इसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कौन ट्रैप करेगा, सन से। मैं कह रहा हूँ मरक्यूरी जो है उसके पास सन से रेगुलर हीट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, पर वो टकरा के वापस भी जाती जा रही है, कोई ट्रैप नहीं कर रहा उसको। ट्रैप कौन करता है, ट्रैप करता है सर वीनस। वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड है, और वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ थोड़ा, मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट में नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी अमाउंट में, लगभग 96 या 97% कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है इसके एटमॉस्फेयर में। और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप सोचो, हमारे अर्थ के ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट कुछ रहती है, 0 पॉइंट कुछ, है ना, यहाँ पे 97-96%। तो हमारे यहाँ पे जब 0 पॉइंट कुछ के अंदर ही हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसा सीन देखने को मिल रहा है ना, इतने दुखी हो रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 96 वो 96-97 पे देखो कितना सब कुछ होगा, कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ज्यादा सन की हीट। इतनी हीट क्या होती है, सारी ट्रैप होती है वीनस में, अंदर रह जाती है, और वीनस उस वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट कहलाता है फिर। तो वीनस जो है हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट बन चुका है। बन चुका है क्या मतलब, वो है ही शुरू से, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्टिंग से अवेलेबल है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है, इसका थिक एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, इसकी साइज जो है अर्थ से छोटी है, और मरकरी की साइज भी अर्थ से क्या है, छोटी है। लेकिन बात करते हैं हमारी प्यारी अर्थ की, कि अर्थ के बारे में क्या कहानी है। तो अर्थ तो सबसे मतलब बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि सर यही एक है जिसपे लाइफ जो है सपोर्ट करती है। यहीं पर हमें इस तरह का गैसेस का, वाटर का, लैंड का, और भी बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम परफेक्ट है अर्थ के ऊपर, और परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, सपोर्ट करता है ये। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सूटेबल टेम्परेचर, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और अर्थ के बारे में क्या खास बात है कि अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसे हम मून कहते हैं। बात आती है सर ये नेचुरल सैटेलाइट क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि सैटेलाइट्स जो होती है वो क्या होती है, पहले सैटेलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, सैटेलाइट आप याद रखना, लिख लेना। सैटेलाइट्स वो होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। कोई प्लैनेट है, अगर उसके अराउंड कोई भी चीज जो है बार बार रिवॉल्व करती जा रही है, करती जा रही है, लंबे समय से करती आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्लैनेट की सैटेलाइट। तो जैसे मून हमारे रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, तो मून हमारे लिए क्या है, सैटेलाइट है। लेकिन होता क्या है, हमने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में भेज रखी है, जो अर्थ के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो हमें वेदर फोरकास्ट बताती है, मौसम कैसा रहने वाला है, वो हमें जीपीएस के बारे में बताती है, जीपीएस जो हम यूज में लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स हमने क्या कर रखी है, जो स्पेस है वहां पे छोड़ रखी है, तो वो सैटेलाइट्स भी अर्थ के रिवॉल्व करती है, तो वो वाली सैटेलाइट्स तो हमने कह दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्योंकि मैंने बताया सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है, वो चीज जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे। तो ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती है और नेचुरल सैटेलाइट भी होती है, और नेचुरल सैटेलाइट हमारी एक ही है, मून। पर सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितनी है, तो ये तो वो अभी जो भी नंबर होगा, जितनी सैटेलाइट्स हमने आसमान में स्पेस में छोड़ रखी है, वो सारे
इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन आप ये याद रखना, अर्थ जो है इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे मून कहते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो कौन है यहाँ पे, मार्स है। मार्स के बारे में क्या कहानी है, मार्स जो है सर अर्थ के जस्ट नेक्स्ट आता है, और अर्थ और मार्स जो है ये लगभग भाई बहन जैसे हैं, मतलब इन दोनों की जो साइज है वो बराबर सी है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो सिमिलर सी रहती हैं, बट फिर भी मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि वहाँ का, क्योंकि मैंने बताया ये अर्थ ही है जिसपे एकदम सारी चीजें परफेक्ट है, मार्स पे नहीं है ऐसा। लेकिन फिर भी हमको थोड़े बहुत साइन मिले मार्स के ऊपर वाटर के। मार्स जो है वो कैसे कलर का है, रेड कलर का प्लेनेट है। अब रेड कलर का प्लेनेट वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है आयरन ऑक्साइड। मार्स की जो सरफेस है उस पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा ऑक्साइड देखने को मिलता है, मतलब उसकी सरफेस जो है आयरन ऑक्साइड से बनी हुई है, इसकी वजह से वो रेड कलर का दिखता है। तो अगर आपने कभी मार्स की फोटो वगैरह देखी हो तो देखना वो रेड कलर का ही है, इसका रीजन यही है। तो रेड प्लेनेट है, थिन एटमॉस्फेयर है, इसकी लार्जेस्ट वॉल्केनो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वॉल्केनो मार्स पे देखने को मिलती है। क्या नाम है सर उसका, उसका नाम है ओलंपस मोन्स। क्या नाम है इसका, ओलंपस मोन्स। तो ओलंपस मोन्स जो है ये क्या है, मार्स की, या मार्स की नहीं कहेंगे हम तो कहेंगे हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वॉल्केनो है ये ओलंपस मोन्स। ठीक है, और इसके अलावा तो ये नाम हम याद रखेंगे। बाकी मैंने बताया यहाँ पे थोड़ा सा हमको वाटर वगैरह देखने को मिला है, हमको लगता है पॉसिबल साइन है यहाँ पे वाटर के। और ये चीज़ हमें पता कैसे चलती है सर, हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं जो जाती है वहाँ पे जाके स्टडी करती है। इसके अलावा सैटेलाइट्स रोवर वगैरह भेजते हैं, और आपने ऐसी चीज़ें सुनी भी होगी कि इंडिया का भी एक मार्स का मिशन था जिसका नाम था मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन, है ना। मॉम नाम से हमने एक भेजा था, और इसको और भी दूसरा नाम क्या रखा था हमने, इसको प्यार से क्या कहते थे, मंगलयान मिशन। हमने इसको प्यार से क्या नाम दिया था, मंगलयान मिशन। तो बाकी वैसे से जो बुक्स हैं, जो मतलब हमने जो प्यार से नाम नहीं रखा, जो वैसे नाम रखा गया इसका, वो नाम रखा गया था मार्स ऑर्बिटल मिशन, बॉम जिसे कहा गया, हमने इसको मंगलयान कह दिया फिर। तो ये नाम याद रखना, ये लगभग अप्रोक्स हुआ था 2013-14 का मिशन है ये। उस समय हमने एक मार्स के ऊपर हमने भी इस तरह के सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करी थी। इसके बाद में देखो मैंने बताया स्टार्टिंग के 4 होते हैं, 4 के बाद में एस्ट्रॉइड की बेल्ट आ जाती है। एस्ट्रॉइड क्या है, सिमिलर टू द प्लैनेट्स है, बट उनकी साइज क्या है, छोटी है। वो भी रिवॉल्व करते हैं सेम डायरेक्शन में, बट उनकी साइज छोटी होने की वजह से हम उनको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखकर हम उसे किसी कैटेगरी में डालते हैं एस्ट्रॉइड की। होते क्या है ये बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल हैं, ये बड़े बड़े रॉक्स के फ्रेगमेंट हैं ये, जो मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है वो है सेरेस। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है वो कैसा है, कौन है वो, सिरिस है। इसे डॉर्फ प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज इतनी बड़ी है इसकी, कि मैंने आपको बताया एस्ट्रॉइड एक्चुअल में एस्ट्रॉइड है क्या, इनकी साइज छोटी रह गई, अदरवाइज ये भी प्लेनेट बन जाते, पर इनकी साइज क्या है, छोटी है। ये क्या है, कोई प्लेनेट वगैरह बना, मान लो प्लेनेट से कोई पार्ट टूट गया तो वो एस्ट्रॉइड बन गया, है ना। ऐसे कोई बड़ा एक है जिसका नाम है सेरेस, तो सेरेस जो है ये डॉर्फ प्लेनेट है। लेकिन प्लैनेट की कैटेगरी में तो आया नहीं सर, ये तो डॉर्फ रह गया, तो हमने इसको किसकी कैटेगरी में रख रखा है, एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में रख रखा है। और ये इसी वाली बेल्ट पे मिलता है, एस्ट्रॉइड वाली बेल्ट के अंदर। आगे कहता है एस्ट्रॉइड के बाद जैसे ही हम सर आगे जाते हैं तो फिर हमें 4 और नए क्या देखने को मिलते हैं, प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जोवियन या फिर गैस जायंट्स प्लैनेट्स। इसमें सबसे पहला जो होता है वो कौन आता है आपका, मैंने बताया था देखो आपको, ये प्लैनेट्स जो है मेनली कहीं के बने हुए हैं, या तो गैस के, और स्टार्टिंग वाले मैंने बताया था जैसे जो जुपिटर सैटर्न है वो तो गैस के हैं। लेकिन उसके बाद में जो यूरेनस है और नेपच्यून है वो आपके आइस के हैं, मतलब आइस से बने हुए हैं, वहाँ पे जो गैसेज है वो आइस कोल्ड है, जमी हुई गैसेज है। तो हम तो इसलिए इन्हें जोवियन या फिर क्या कहते हैं, गैस जाइंट कहते हैं। जुपिटर से स्टार्ट करते हैं, जुपिटर के लिए क्या रहा है, लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे मेन चीज, जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है। ओके, इसके अंदर कह रहा है, इसके अंदर आपको मेनली हाइड्रोजन हीलियम मिलती है, चलो नहीं याद रखेंगे हम इसको। लेकिन जब हम इसको टेलीस्कोप से देखते हैं ना जुपिटर को, क्योंकि इतना बड़ा है ये, तो टेलीस्कोप से हमें दिखाई दे जाता है ये। जब इसको टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसके ऊपर एक रेड कलर का बड़ा सा स्पॉट दिखाई देता है हमको, जैसे चांद के ऊपर दाग है ऐसे इसके ऊपर भी दाग है। किसके ऊपर दाग है, जुपिटर पे। और ग्रेविटी तो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि सर इसकी इतनी बड़ी साइज है तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद में अगर प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी देखने को मिलती है हमको, जुपिटर की।
वो बिकॉज ऑफ द साइज, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, जितनी बड़ी साइज होती है ना ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इस तरह की चीज, जितना ज्यादा किसी का मास होगा उसकी उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। आगे बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न में कह रहा है नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। हमने देखा है सैटर्न की फोटो, चारों तरफ उसके सुंदर से रिंग्स दिखाई देती है हमें, और डेंसिटी बहुत कम है, सेकंड लार्जेस्ट है। सेट जो जुपिटर के बाद में सेकंड सबसे बड़ा है वो सैटर्न ही है। लेकिन मेन चीज ये है इसकी, सबसे ज्यादा जो मून है, मून मतलब वो नेचुरल सैटेलाइट जो नेचुरली इनके इसके चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और हम देखते भी हैं कि जैसे सैटर्न है तो इसके चारों तरफ वो इस तरह से ऐसे हमको दिखाई देती हैं। बहुत सारे मून्स हैं जो इसके चारों तरफ इस तरह से रोटेट कर रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। तो इतने सारे मून जब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो कितने हैं, 274 है, जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और उन मून को इसलिए हम कहते हैं कि सैटर्न जो है इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, मून है। कितने, 274। और वो मून इतने ज्यादा, मून तो ही, मून के अलावा यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ये एस्ट्रॉइड के पीसीज भी हैं, रॉक के पीसीज भी हैं। और ये रॉक के पीसीज जो है वो यहाँ पे घूमते रहते हैं। एस्ट्रॉइड तो नहीं कहेंगे हम इसे, क्योंकि एस्ट्रॉइड जो है वो तो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बट वो फोटो में देखा था हमने, मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। मतलब स्टार्टिंग वाले 4 और बाद वाले 4 के बीच में जो है वो है एस्ट्रॉइड का बेल्ट। तो वहाँ पे घूमते हैं पार्टिकल, उन्हें हमने एस्ट्रॉइड का। ये जो है ये तो रॉक के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, रॉक के बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं। उन अगर कोई फ्रेगमेंट बहुत बड़ा है तो उसे हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, मून की कैटेगरी में। और ऐसे कितने मून है यहाँ पे, 274। और उसके अलावा छोटी रॉक्स भी हैं, और वो इतनी सारी हैं कि हमें ऐसे इस तरह की रिंग ही दिखाई देने लग जाती है। तो एस्ट्रॉइड अगर पूछे तो एस्ट्रॉइड तो वैसे मेनली हम मेजरली किसे कहते हैं, जो बिटवीन किसके मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। मतलब स्टार्टिंग 4 और एंड 4 के जो बीच में बहुत सारी रॉक्स घूम रही है उन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप इन्हें रॉक के बड़े पार्टिकल्स, फ्रेगमेंट्स, पीसेस वगैरह कह के डिनोट करना। और बाकी 274 तो इसमें मून ही है जो कि इतने बड़े हैं। आगे इसमें कहता है यूरेनस के बारे में। यूरेनस अगर आप देखते हैं तो यूरेनस जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वो आ गया, वो अपन जो पढ़ रहे हैं ये आगे वाले 4 जो होते हैं, 4 में स्टार्टिंग वाले 2 तो गैस वाली कैटेगरी में आते हैं, और पीछे वाले जो कोल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये भी गैस के बने हुए हैं, लेकिन इनकी गैस जो है वो कोल्ड होके जम चुकी है बहुत ज़्यादा। कैसा कलर है इसका, ब्लू ग्रीन कलर है, क्योंकि यहाँ पे कैसी गैस प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है। मेन चीज़ क्या है इसकी, यूरेनस जो है सर ये रोटेट करता है 98 डिग्री पे। 98 डिग्री पे कैसे, देखो हमने अर्थ को देखा था, जैसे अर्थ सीधी इस तरह से, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है, दिख रही होगी आपको। हमने देखा है अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्ट रहती है, ऐसा पढ़ा था हमने। अर्थ जो है उसको थोड़ा सा इस तरह से पढ़ा था कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी क्या रहती है, टिल्ट रहती है। और वो यूं घूमती है फिर टिल्ट होके, ऐसे बिल्कुल सीधा ना घूम के वो थोड़ा सा टिल्ट होके फिर घूमती है। लेकिन बात करें अगर किसकी, यूरेनस की, तो यूरेनस तो क्या है, इसकी तो एक्सिस ही ऐसी है। मतलब ये क्यों ना घूमकर कैसे रोटेट करता है, क्यों, ठीक है। अर्थ तो ऐसे रोटेट करती है यूं, ये इतना है हो रखा है, मतलब ऐसे सीधा नहीं है, ये बिल्कुल 98 डिग्री, मतलब यूं आके फिर ऐसे घूमता है ये। तो यूरेनस की तो कहानी हमें समझने में आनी चाहिए कि सर ये तो सबसे विचित्र हो गया, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट हो गया। इसका तो रोटेशन ही भाई का कुछ इस तरह से है ना, कितने डिग्री पे, 98 डिग्री पे। तो हमें तो याद रखना चाहिए इसका जो रोटेशन का एक्सिस है, हमारा अर्थ का तो रोटेशन का एक्सिस हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री का है, इसका 98 डिग्री के अप्रॉक्स है। तो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा ना होकर बल्कि यूं ही हो जाता है। बात करते हैं लास्ट में नेपच्यून की। नेपच्यून जो है ये क्या कह रहा है, इसके लिए सबसे दूर है, सबसे दूर ही हुई, सबसे लास्ट का आ गया ये। हालांकि प्लूटो होता तो प्लूटो को मिल जाता सबसे दूर का टाइटल, पर वो तो एक डॉर्फ प्लेनेट बन चुका है। इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग विंड चलती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ही पूछ सकता है एग्जाम में कि स्ट्रॉन्गेस्ट विंड हमको कौन से प्लेनेट पे ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो कौन है, नेपच्यून है। और इसका कलर कैसा रहता है, डार्क ब्लू कलर का ये होता है। आगे बात करते हैं मून्स की। तो मून्स जो होते हैं, मैंने बताया मून्स जो होते हैं हमारी नेचुरल तरह की सैटेलाइट्स हैं। और नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जानते हैं। हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पास एक मून है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मरकरी से स्टार्ट करते हैं अपन, तो सन के सबसे पास है मरकरी और वीनस, इन दोनों के पास मून नहीं है। क्या, सन के बाद क्या आती है, मरकरी और वीनस, इनके पास मून नहीं है। उसके बाद में कौन आती है, अर्थ। अर्थ के पास कितने मून है, एक मून है। और सबसे ज्यादा मून की बात करें तो जुपिटर और सैटर्न के खूब सारे मून है, उसमें भी सबसे हाईएस्ट हमने जो नंबर दे रखा है वो किसको दिया था,
सैटर्न को, क्योंकि इसके पास में वो रिंग दिखती है और रिंग में बहुत सारे मून है, अप्रॉक्स 274। बाकी जुपिटर में भी अच्छे खासे मून है, ये चीज ध्यान रखना। और कह रहा है, अब मून की साइज बता रही है कि मून कभी कभार इतना बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि यूरोपा। यूरोपा जो है ये सबसे बड़ा मून है, और इतना बड़ा है कि इस मून के अंदर आपको ओशियन देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे हमारा जो मून है वहां पे ओशियन है, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्यों? क्योंकि हमारा मून तो छोटा है साइज में, लेकिन यूरोपा जो मून है वो इतना बड़ा है कि उसमें ओशियन है। तो ये साइज बता रहा है हमको कि मून भी बड़े हो सकते हैं, जाइंट हो सकते हैं, विशाल हो सकते हैं ये। इसके बाद में देखो अगला जो टॉपिक है वो किसके बारे में बता रखा है हमें, एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड के लिए क्या कहता है कि सर एस्ट्रॉइड कुछ इस तरह के होते हैं, मैंने बताया था, रॉक के बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पीसेस होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। और एस्ट्रॉइड जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉक बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही देखने को मिलेंगे, और वो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। इरेगुलर इन शेप होते हैं, रॉक और मेटल के बने होते हैं रॉक वगैरह के, तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, हमें पता ही सर घूमते रहेंगे अराउंड इसके। बात आती है कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट थिंग है, एक अलग चीज है। कैसे अलग चीज है? एक कॉमेट इज ए स्मॉल आइसी बॉडी डेट ऑर्बिट द सन। ये भी सन के ऑर्बिट ही करते हैं, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये होते हैं कोल्ड। कैसे होते हैं? बिल्कुल कोल्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ठंडे होते हैं, और यहाँ पे इनका सेंटर में न्यूक्लियस होता है। आपको दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है बीच में डॉट सा? ये इनका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब जहां से क्या निकलती है, इनमें से एनर्जी निकलती है ना, जो कोल्ड होता है बिल्कुल। और इसके अराउंड ये जो इसका एरिया दिखता है, इसे हम कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं इसे? कॉमा। कॉमा क्या होता है? ग्लोइंग क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो क्लाउड सा दिख रहा है ग्लो करता हुआ, इसे कहते हैं कॉमा। और इसके पीछे की जो दिखाई दे रही है आपको, ये हो जाती है इसकी टेल। तो एक कॉमेट क्या होता है? कॉमेट में तीन तरह की चीजें होती है। एक तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सॉलिड आइस होती है ये, क्योंकि मैंने बताया कोल्ड होता है एकदम, आइस होती है यहाँ पे, और डस्ट होती है इसके साथ में। ये डस्ट निकलती रहती है, उड़ती रहती है। और ग्लोइंग क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। कोमा क्या है? इसके चारों तरफ का जो क्लाउड सा बन रहा है, जो हमें दिख रहा है ये ग्लो होता हुआ, ये होता है, और पीछे वाली टेल होती है। तो ये कॉमेट का बस हमें याद रखना है। कॉमेट के अंदर एक फेमस कॉमेट है, हेलिस कॉमेट, तो उसका नाम याद रखना। हेलिस कॉमेट जो है ये भी सन के अराउंड क्या करता रहता है? घूमता रहता है। और बहुत सालों बाद में इसका एक चक्कर जब हम ये आता है हमारे अर्थ के पास में, तो हमें देखने को मिल जाता है टेलीस्कोप से। तो हेलिस कॉमेट हम थोड़ा याद रख लेंगे। बाकी कॉमेट में कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो, ये जो चीजें हैं ना, ये क्या है? इनमें फैक्ट तो पूछता है आपसे, पर फैक्ट में जैसे हेलिस कॉमेट पूछेगा, अब उसमें क्या फैक्ट पूछेगा? वो तब पूछेगा जब ये रिसेंट न्यूज में आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, ये जैसे ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं या ये जो लेक्चर है, इसमें क्या रहेगा, आपको कॉमेट, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, प्लैनेट्स, इन सबका एक आइडिया हो जाता है। और जब आप अपने करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हो, उसमें ही चीज़ों के नाम आते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम में कुछ वो, आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ पढ़ने को मिला कि ये कॉमेट जो है ये अर्थ के पास से निकल रहा है और हमें इस दिन देखने को मिलेगा, एक न्यूज़ में आ गया। तो जैसे आपने पढ़ा उसको, आपको कॉमेट दिखा, ये दिखा आपको, और कॉमेट का ये नाम है, तो आप बस उसका नाम याद कर लोगे और अपने करंट अफेयर में आगे बढ़ोगे। लेकिन वो बच्चा जो सीधा करंट अफेयर उठा रहा है, जिससे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो वो क्या करेगा? जैसे ही पढ़ेगा तो सबसे पहले समझेगा कॉमेट क्या होता है। फिर वो कॉमेट पढ़ने लगेगा तो वो देखेगा यार कॉमेट है, तो फिर ये एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड है तो मिटियोर्स क्या होते हैं? मिटेरॉइड्स क्या होते हैं? पूछेगा। तो देखते हैं, आपके तो डाउट ये सारे यहीं क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप तो सीधे करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई सी बुक पढ़ोगे सीधा समझ में आएगा। उन बच्चों को नहीं आ पाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो देखो, हम क्या कहते हैं, सर एस्ट्रॉइड तो वहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे भी तो होंगे कुछ रॉक्स के पार्टिकल जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में नहीं घूम रहे, वैसे कहीं उधर उधर घूम रहे हो। भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए सन है, सन के अराउंड ये प्लैनेट्स घूमते चले जा रहे हैं, उसमें फिर एक आता है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट, वो भी हमें देखने को मिलता है ना? इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मान लो कोई यहाँ पे रॉक का पार्टिकल यूं ही घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं फिक्स कि भाई उसी में घूमेंगे, कुछ हो सकते हैं जो निकले हुए हैं अलग और अपने अलग ही घूम रहे हैं मस्ती के अंदर। उन मस्ती वालों को, या जो अलग निकले हुए हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? मिटेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मिटेरॉइड।
और ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं ये क्या है, स्मॉल रॉक, जो कि कहाँ देखने को मिलती है आपको, स्पेस में। मतलब इनकी साइज जो होती है एस्ट्रॉइड से छोटी होती है। और ये क्या होता है, इनका एस्ट्रॉइड का तो फिक्स पाथ होता है कि भाई हम इसी में घूमेंगे, इसी में घूमेंगे, इसी में घूमेंगे। मीटेरॉइड्स का ऐसा नहीं होता। मीटेरॉइड्स क्या है कि जैसे मान लो कभी जुपिटर के पास में गए तो जुपिटर की ग्रेविटी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया तो जुपिटर के अराउंड घूमने लग गए। कभी वहां से टकरा टकरू के कहीं और निकल गए तो किसी और के अराउंड घूमने लग गए। मतलब इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, ये घूमते फिरते रहते हैं। अब घूमते फिरते, अगर घूमते फिरते कभी ये अर्थ के पास आ जाते हैं, ठीक है, और अर्थ के पास आके अर्थ की ग्रेविटी की तरफ आ जाते हैं, मतलब ये जा रहा है मान लो सीधा, और है ना सीधा जा रहा था और अचानक से अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो अर्थ के अराउंड आने आ गए ये, और आते आते ही अर्थ के अंदर आने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर एंटर करेंगे तो हम इन मिटेरॉइड्स को क्या कहते हैं, मिटियोर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, मिटियोर। कब, जब ये मिटेरॉइड जो घूमता हुआ कहीं जा रहा था पर अचानक से अर्थ की ग्रेविटी के पास में आया और अर्थ में एंटर कर गया, जैसे एंटर करता है हम इसे मिटियोर कहते हैं। मिटियोर जो होता है अब वो क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद नीचे की तरफ आने लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ऊपर से इसका, है ना, आसमान में से वो किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी नीचे टकराने के लिए। और नीचे टकराने के लिए जब वो आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनसे टकराना पड़ता है। तो होता क्या है, हमारे जैसे एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में खूब एयर ही एयर है। और ये जब मान लीजिए कोई भी मिटियोर जो मिटियोराइड होता है ये अंदर एंटर करता है तो इनसे टकराने लगता है। जैसे वो टकराता है तो टकराते ही क्या होने लगती है उसमें से, फ्रिक्शन की वजह से। जब जब दो चीजें एक दूसरे टकराती है, एक दूसरे से घिसती है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है। तो ऐसे क्या होता है, इस मिटियोराइड में हीट जनरेट होती है जब ये कभी किस में एंटर करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हम इस मिटेरॉइड को क्या नाम देते हैं, मिटियोर नाम देते हैं। और ये जलता हुआ हमें दिखता है, और ये जलता हुआ किधर की तरफ आने लगता है, हमारे अर्थ में नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आता है तो हमें ये कभी कभार शूटिंग स्टार जैसा दिखाई देता है। हम कहते हैं देखो वो जा रहा टूटता तारा, पर तारा नहीं टूटता कभी। मतलब तारा मतलब स्टार, स्टार तो आप बात कर रहे हो कि सन जो है वो उस तरह का कुछ टूटता हुआ जा रहा है, या सन के अलावा जो और दूसरे स्टार हैं वो, अरे वो ऐसे नहीं जाते टूटते हुए, है ना। स्टार की तो कहानी अलग होती है, आपने देखा स्टार ऐसे टूटता नहीं है। स्टार जो होता है वो खत्म कैसे होता है कि उसकी एनर्जी खत्म होती है, फिर वो रेड जायंट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में उसकी लेयर्स टूटने लगती है, फिर उसके बाद में वो व्हाइट डॉर्फ स्टार में बनता है। की कहानी आप जानते हो स्टार की। पर ऐसी ही थोड़ी ना है कि वो स्टार चलना चालू कर देता है, नहीं होता ऐसे। तो ऐसा नहीं होता, तो वो है कौन फिर जो हमको दिखता है ऐसे जाता हुआ, वो एक्चुअल में मिटियोर होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है, उसमें से हीट निकलने लगती है, और हम क्या कहते हैं उसको, शूटिंग स्टार कह देते हैं। हालांकि वो स्टार है नहीं, लेकिन हम उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और जब वो ऊपर जलता हुआ नीचे आएगा, आता 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 वो खत्म ही हो गया रास्ते में, होता है वो दिखता दिखता अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि वो इतनी साइज का था कि जलता जलता वो खत्म हो गया हवा में, है ना। क्योंकि उसकी साइज क्या थी, छोटी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ मिटेओर्स जो मिटेरॉइड्स होते हैं इनकी साइज छोटी होती है, तो वो आसमान में जलते जलता खत्म हो गया। पर कोई ऐसा जो आसमान में जलता जलता तो आया, खत्म भी हुआ, लेकिन नहीं फिर भी बच गया। और बचने के बाद में कहाँ पे आके गिर गया, सीधे अर्थ के ऊपर नीचे, ठीक है। हमारी जो क्रस्ट है उसके ऊपर आके गिरा। जैसे वो क्रस्ट पे आके गिरा या किसी भी जगह पे आके गिरेगा अर्थ की सरफेस पे, तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, मिटेरॉइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मिटेरॉइड। तो मिटेरॉइड जो कहीं भी इधर उधर भटक रहा है स्पेस में, अर्थ की ग्रेविटी में आया, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करा तो मिटियोर। एंटर करने के बाद जमीन पे आके टकरा रहा है और जमीन पे हमको देखने को मिला कि देखो ये है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिटेरॉइड कहते हैं। याद रहेगा, याद रखना ये सारी चीजें। आगे इसमें कह रहा है सर डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। डॉर्फ प्लैनेट तो वो जिनकी साइज क्या है, हम IUCN वो जो था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो था, है ना, IAU, उसने जिसको बताया कि भाई इनकी प्लैनेट से साइज छोटी है तो हम इसे किस में डाल देते हैं, डॉर्फ प्लैनेट में डाल देते हैं। तो उनको डॉर्फ प्लैनेट कहा, जैसे प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया, एरिस हो गया, है ना। अब सेरेस तो मैंने बताया था हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है ये। ऐसी एरिस जो है ये क्या है, सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट है। मतलब सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट एरिस है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, प्लूटो। प्लूटो की हमें पोजीशन पता है। प्लूटो जो है कौन से बेल्ट के पास में देखने को मिलता है, कुइपर बेल्ट के पास में देखने को मिलता है। था कुइपर बेल्ट, अपन ने पढ़ा था, जो डायग्राम देखा था, डायग्राम में इधर की तरफ सबसे एंड के अंदर मैंने बताया था, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स खत्म होते हैं उनके बाद में हमें जो एक बेल्ट देखने को मिलता है, जिसमें हमारा प्लूटो भी घूम रहा है, उसे हम कौन सा बेल्ट कहते हैं, कुइपर बेल्ट कहते हैं। प्लूटो इज ए पार्ट ऑफ कुइपर बेल्ट।
सोर्स ऑफ शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, ए रीजन बियॉन्ड नेपच्यून। नेपच्यून के बाद में जो हमको देखने को मिलता है वो क्या है, कुइपर बेल्ट ही है। तो चीजें पढ़ ली, हमें समझ में आ रहा है। बस लास्ट अभी आप एक टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए कंपैरिजन टेबल आपको दे रखी है। इस कंपैरिजन टेबल में आपको क्या याद रखना है, कुछ चीजें जो याद रखो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपको सर इनका सीक्वेंस में नंबर याद होने चाहिए, मतलब इनका सबका सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरह से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ओके, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है और सबसे फार कौन सा प्लेनेट है। सेकंड चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या है कि इनमें से टेरेस्ट्रियल कौन से हैं। तो सर आपने बता दिया था स्टार्टिंग वाले 4 टेरेस्ट्रियल हैं, उसके बाद वाले जो 4 हैं उन्हें हम गैस कहते हैं या जोवाइन वाले कहते हैं। जिनमें से स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो गैस जायंट है, बाद वाले जो दोनों हैं वो आइस जायंट है। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सर जैसे अर्थ होती है वो अपनी जगह पे क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट मतलब अपनी जगह पे घूमती है, और ऐसा करने में उसको एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितने घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। पता है हमें ये बात। तो ऐसे कौन है जो अपनी रोटेशन, अपनी जगह पे रोटेशन करने में सबसे ज्यादा समय लेता है। तो सबसे ज्यादा समय लेने वाला कौन है, वीनस है। वीनस को 243 डेज लग जाते हैं अपनी जगह पे रोटेट करने में। तो सबसे स्लो है ये अपनी जगह पे रोटेट करने में। पर सबसे जल्दी कौन करता है, जो सबसे फास्ट करता है वो है जुपिटर। जुपिटर अपनी जगह पे कितने टाइम में रोटेट कर लेता है, 9.9 आवर्स। मतलब इतना तेज घूम रहा है वो कि लगभग 10 घंटे के अप्रॉक्स, 10 घंटे के टाइम के अंदर अंदर वो एक क्या कर लेता है, अपनी जगह पे कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। और साइज भी उसकी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी साइज का वो क्या कर रहा है, इतनी जल्दी रोटेट कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि गैस का बना हुआ है। हम भी जानते हैं वो गैस का है, तो इतना उसमें मास वगैरह है नहीं, तो वो रोटेट कर लेता है। बाकी ये हमें 2 जो है इसके फैक्ट याद होने चाहिए। इसके अलावा कह रहा है रिवॉल्यूशन पीरियड। रिवॉल्यूशन मतलब अराउंड द सन। सन के अराउंड ये जब चक्कर काटते हैं तो सबसे ज्यादा और सबसे कम समय कौन लगाएगा। तो ये तो हम जानते हैं सर, जो सबसे पास होगा उसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा, जो सबसे दूर होगा उससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो सबसे नियरेस्ट जो है कौन है, वो नियरेस्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सबसे कम समय है, वहीं सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है, जो नेपच्यून सबसे दूर है। नंबर ऑफ मून हमें पता होने चाहिए। स्टार्टिंग वाले 2 के पास तो कुछ ही नहीं है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है। ठीक है, फिर मार्स के बाद में कौन आता है, जुपिटर। जुपिटर में सर खूब सारे हैं, लेकिन हमें याद रखना होता है सैटर्न का, क्योंकि सैटर्न जो होता है उसके पास कितने हैं। इसमें तो ये पुराना थोड़ा सा डेटा हो गया, अभी हमने देखा था ऊपर 274। और इनकी क्या एक स्पेशल चीजें याद रखनी होती है हमें, कि जो मर्क्यूरी है सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा है साइज के अंदर। सबसे बड़ा कौन है साइज के अंदर, तो सर वो जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसके अलावा सबसे गर्म कौन है, वो है आपका वीनस। जहाँ पे सिर्फ लाइफ उसी जगह पे मिली है हमें, वो कौन है, आपका अर्थ। रेड कलर का प्लेनेट कौन सा है, जो अर्थ के बिल्कुल जैसा है दिखने में, वो है मार्स। सबसे तेज हवाएं कहाँ चलती है, नेपच्यून पे। कौन है जिसका रोटेशन बिल्कुल ही 90, मतलब बिल्कुल सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, जो बिल्कुल 98 डिग्री या 90 डिग्री पे क्या कर रखा है, टिल्ट हो रखा है, वो कौन है, यूरेनस है। और प्रोमिनेंट रिंग्स, वो रिंग्स किसके अराउंड देखने में मिलती है हमको, सैटर्न के अराउंड देखने में मिलती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यही बातें थी, मतलब आपको सोलर सिस्टम में ये कुछ बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। और एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो इससे रिलेटेड आप पढ़ लेना। मेन मैं कह रहा हूँ आपको, अगर करंट अफेयर में सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको देखना, उसको समझना, है ना। और फैक्ट जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं। इन फैक्ट्स के अलावा ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको कुछ दिखे कहीं पे कुछ पढ़ने का तो उससे पढ़ लेना। बाकी जो बेसिक था, जो इसका एक एसेंस था चैप्टर का, सोलर सिस्टम का, वो हमें समझ में आ चुका है, वो हमने एब्जॉर्व कर लिया है कि क्या कहना चाहता है चैप्टर।